हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चैप्टर वाइज डिस्कशन लाइव क्लास के रूप में करवाया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सभी प्रश्न का उत्तर सही हो तो डेली लाइव क्लास से शाम 7 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज का क्लास हम लोग साइंस से देखने वाले हैं और साइंस का पार्ट 27 है जिसमें हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर आनुवांशिकता तथा जैव विकास इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये रहा आज के क्लास का क्वेश्चन 1 जो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन 1 है। कहा जा रहा है द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। डार्विन, ओपेरिन, लेमार्क या कोई नहीं। सभी लोग अपना उत्तर दें कि द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। हम लोग आज विज्ञान का पार्ट 27 देख रहे हैं जिसका चैप्टर है आनुवांशिक एवं जैव विकास। इसका क्वेश्चन 1 है। तो सभी लोग बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर कि द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन है, उसमें जुड़कर हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो उसमें जरूर दें। आपको उत्तर देंगे तो यह क्लास एक टेस्ट की तरह हो जाएगा। आप लोग जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग को एग्जाम में उतना ही फायदा पहुंचेगा। इसलिए आप लोग प्रयास जरूर करें उत्तर देने का। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी है। किसने लिखी है? डार्विन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आपसे कितने गुणसूत्र नहीं पूछा जा रहा है, जोड़े पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से जवाब देंगे। 26 है ऑप्शन ए में, 14 है, 23 है और 18 अर्थात 26, 14, 23 या 18। सभी लोग बताएं कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे बाबू, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं अर्थात मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है जिसमें 44 ऑटोसोम और 2 लिंग गुणसूत्र। अगर स्त्री हो तो XX, अगर पुरुष हो तो XY। तो ध्यान देंगे मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 46 को हम लोग 23 जोड़ा कहेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी 23। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा देंगे ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। समजात अंग, अवशोषी अंग, समवृत्ति अंग या कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI प्रश्न है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक मौजूद है तो उसमें यह प्रश्न बार बार देखेंगे क्योंकि बार बार पूछे जाने वाले यह प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण VVI प्रश्न है इस चैप्टर से। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। समजात अंग, अवशेषी अंग, समवृत्ति अंग या
कोई नहीं। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करें, इससे मत डरें कि उत्तर गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा, उत्तर जरूर दें। आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को लाइव के रूप में नहीं देख रहे हैं, आप बाद में देख रहे हैं, तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में रहती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख समविवृती अंग हैं। कौन अंग है? समविवृती अंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं, कहा जा रहा है वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं समजात अंग, अवशेषी अंग, संवृत्ति अंग, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब देंगे कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही उत्तर। जो वर्तमान में आप प्राणी को देखते हैं, जीव जंतु को देखते हैं, उसमें के कुछ ऐसी संरचनाएं जिनका अब उपयोग नहीं किया जाता है, अब उन जंतुओं के द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो उस अंग को क्या कहेंगे, उस संरचना को क्या कहेंगे? तो याद रखेंगे बाबू, उस संरचना को अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। जिनका अब उपयोग नहीं रह गया है, वैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख रहे हैं आज का क्लास विज्ञान का पार्ट 27, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान से चैप्टर देख रहे हैं, आनुवांशिक एवं जैव विकास। अगर आप चाहते हैं पिछले सभी क्लास को देखना, चैप्टर 1 से लेकर, क्योंकि आप लोग को मालूम ही होगा जो आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं वह चैप्टर वाइज सभी विषय से चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्लास हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं पिछले दिनों की क्लास देखना, पिछले चैप्टर को देखना, तो आप हमारे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में जाएंगे। प्ले लिस्ट में सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको पार्ट 1 से सभी क्लास बारी बारी से मिल जाएंगे। आप लोग उसे जरूर देखें अगर आप लोग नहीं देखें तो चलिए बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? वाटसन, वेंडेन, मेंडल, या इनमें से किसी ने नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग बताएं कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? क्या वाटसन ने की थी, वेंडेन, मेंडल, या इनमें से किसी ने नहीं? सभी लोग बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो याद रखेंगे बाबू, जीन शब्द की प्रस्तावना ये ऑप्शन में से किसने ने की थी? नहीं वाटसन ने की थी, नहीं वेंडेन ने, नहीं मेंडल ने। तो इस ऑप्शन के अनुसार, इस प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। याद रखेंगे, जीन शब्द की प्रस्तावना ये तीनों में से किसी ने की थी, इसलिए हम लोग कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आज का होमवर्क यह रहा कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों तो नहीं की थी, तो आप लोग उत्तर खोज कर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग को मालूम है तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, नहीं तो आप क्लास के बाद में कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, और HW याद रखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक मेंडल, ध्यान देंगे मेंडल लिखल है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? सर्मक, लैमार्क, डार्विन, लिनियर? बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होगी और यहाँ पर आ रही होगी। आपको हम जो बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? मेंडल का जो नियम है उसका पुनः खोज कौन सा वैज्ञानिक है जो उनसे संबंधित है? तो याद रखेंगे बाबू, सर्मक महोदय जी हैं जो मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए, प्रोटीन्स व आरएनए के, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न आपके सामने है कि गुणसूत्र बने होते हैं, किसके बने होते हैं गुणसूत्र? चलिए तो याद रखेंगे बाबू, गुणसूत्र डीएनए, प्रोटीन्स व आरएनए के बने होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे, गुणसूत्र डीएनए, प्रोटीन्स व आरएनए के बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, गुणसूत्र, जीन या हरित लवक? सभी लोग बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न है, ध्यान से देखें और इस प्रश्न का उत्तर दें। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, क्या है कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ? चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। याद रखेंगे, डीएनए कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस कोरोना के काल में भी जो भी विद्यार्थी की तैयारी अच्छी से नहीं हो पाई है तो उन्हें भी तैयारी करने में इस क्लास से मदद मिल सके। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजाना न भूलें, ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन, लैमार्क, मेंडल, ग्रिफिथ? देखिए दोस्तों, जिस प्रश्न का HW दिया था, मैंने होमवर्क दिया था, उससे संबंधित प्रश्न आ गए हैं। अगर अभी भी आपको समझ में आ रही है उस प्रश्न का उत्तर तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए फिलहाल अभी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन महोदय, लैमार्क, मेंडल या ग्रिफिथ? सभी लोग बताएंगे कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया है। बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें और जवाब देते रहें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। याद रखेंगे बाबू, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया तो जॉनसन ने। याद रखेंगे, जॉनसन ने जिन शब्द को प्रस्तुत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जिसको मादा एनोफिलस कहते हैं, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल या इनमें से सभी? सभी लोग अपना उत्तर जरूर देंगे कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर गंदा जल में उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं। इस चैप्टर से 2 से 3 पार्ट लेंगे जिसमें सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो आज इस चैप्टर का पार्ट 1 है और विज्ञान का पार्ट 27 है। हम लोग आज का क्लास 27 नंबर देख रहे हैं, 27वां पार्ट देख रहे हैं विज्ञान का। उसी तरह से सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत सभी विषय का बारी बारी से क्लास हो रहे हैं डेली लाइव क्लास के रूप में। इसलिए आप लोग डेली लाइव क्लास से जुड़े और पिछले क्लास को देखना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और फिर एक बार समाप्त हो जाने के बाद फिर से रिवीजन कराया जाएगा। आप लोग को याद रखेंगे कि एग्जाम तक आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? अभी देखिए मलेरिया, अब है आपके सामने डेंगू।
डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल या सभी में? बताएंगे कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में और डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ, कशेरुकाएं, निषेचक पटल या इनमें से सभी? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? तो याद रखेंगे बाबू, अवशेषी अंग का उदाहरण कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ, कशेरुकाएं, निषेचक पटल, ये सभी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर से अभी 2 से 3 पार्ट करेंगे, कम से कम 50 से 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से कराएंगे। आज हम लोग यहाँ तक देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 तक देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे। तो बताएंगे आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि समजात अंगों के उदाहरण हैं हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय या उपरोक्त सभी। बताएंगे कि क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर। समजात अंग के उदाहरण क्या हैं? तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं। चलिए याद रखेंगे बाबू, समजात अंग के उदाहरण हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ आज के क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।